Hi, how are you all? I'm here with yet another video. मुझे कुछ ये लग रहा है कि the video which I uploaded previously, I think there are very few people who are going to appear in the exam with English medium. So I think I'll have to change my way of communication to Hindi, so that although myself I'll be appearing in English medium only, but to explain it better, and maybe the video should be helpful for both the students who are going to appear with the English medium and Hindi even. हिंदी वालों के लिए ज़्यादा सहायता नहीं होगी, क्योंकि पर्टिकुलर टर्म्स हिंदी में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पेपर दूंगा। तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा टफ होने वाला है, बट इंग्लिश वालों के लिए तो समझ आ जाएगा उन्हें जो मैं समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है ऑन MGPE 0113, द सब्जेक्ट कोड MGPE 0113, जो है आपका सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिजीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन इस वीडियो में चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में भी मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा समझने में आसान हो। ये पेपर MGPE 0113, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिजीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट कोड है उसको 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 समझना ज़रूरी है कि उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सबसे पहले सिविल सोसाइटी होता क्या है? सिविल सोसाइटी, देखो आपके दिमाग में क्या आता है, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आता है, और उसके बाद एग्जैक्टली सिविल सोसाइटी होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिविल, आपको पता है सिविल जैसे कहते ही हैं कि सिविल सर्विसेज आपने सुना है, एंड डिफेंस। सिविल क्या होता है? सिविल हम क्या है? हम सिविलियंस हैं, एंड देन देर आर पीपल हु आर इन डिफेंस, राइट? तो सिविलियंस होता है जो नॉर्मल पीपल होते हैं, राइट, हु आर डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो जैसे अब इनको नॉर्मल लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं, सिविलियंस कौन है? सिविलियंस आर ऑल द पीपल हु आर नॉट इन द डिफेंस, और आपके पुलिस में नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं है, उनको हम जनरली बोलते हैं कि ये सिविलियंस है, राइट? तो सिविल का क्या मतलब हुआ? तो आप यहाँ से थोड़ा सिविल का मतलब लीजिए, राइट? जो थोड़ा अब सिविल सोसाइटी में इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट से अलग है, राइट? सोसाइटी का क्या मतलब है? आपको पता है ये सोसाइटी कनेक्शन, मतलब जहाँ लोगों का आपस में जो कनेक्शन है, वो जहाँ एक साथ लोग रहते हैं वो सोसाइटी है। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो गोकुलधाम सोसाइटी है, तो वैसे ही है। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब हुआ फिर? जो हम लोग हैं एक साथ, जो हम सिविलियंस लोग रह रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी है, ठीक है? तो ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में इसकी बात हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली? इसमें डेफिनेशन है नॉन गवर्नमेंट, नॉन बिजनेस, राइट? नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन बिजनेस। इसकी डेफिनेशन आपकी जॉन कीन है, एक फिलोसफर, उन्होंने दी है। वो बोलते हैं इट इज़ द स्पेस ऑफ सिविक एंगेजमेंट, जहाँ पे सिविक एंगेजमेंट, इट इज़ अ स्पेस ऑफ सिविक एंगेजमेंट वेयर पीपल डिस्कस ओवर ग्लोबल एंड नेशनल इश्यूज़। फिर इसमें बाद में सिविल सोसाइटी में दो प्रकार की हो जाती है, एक इंटरनेशनल हो जाती है, इंटरनेशनल ग्लोबल सिविल सोसाइटी एंड लोकल सिविल सोसाइटी। ग्लोबल सिविल सोसाइटी ग्लोबल लेवल के इश्यूज उठाती है, जैसे आपकी क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स। और जो नेशनल लेवल की ग्लोबल सोसाइटी है वो नेशनल लेवल के इश्यूज उठाती है, जैसे नेशनल लेवल पे आपकी इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज हो गए, राइट? तो ये है ग्लोबल सोसाइटी। इसमें क्या होता है, सिविल सोसाइटी के पार्ट में आपका एन आ जाते हैं, एन भी इसका पार्ट है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो आपने डेफिनेशन पे ध्यान देना, विच इज़ नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन बिजनेस। पब्लिक भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, उसके अलावा जो भी है इट कम्स अंडर सिविल सोसाइटी, ठीक है? तो आई थिंक आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि सिविल सोसाइटी होता क्या है। जितना मुझे पता है मैंने उतना आपको बता दिया है, और जितना एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। अब बात करेंगे पॉलिटिकल रिजीम्स की। पॉलिटिकल रिजीम का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल रिजीम का मतलब होता है शासन,
कि किस प्रकार से शासन किया जा रहा है लोगों पे। पॉलिटिकल रिजीम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, टोटेलियन टोटेलियन रिजीम होता है आपका, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रिजीम होते हैं। पॉलिटिकल रिजीम का सीधा सीधा मतलब है कि आपको, जो हम सिटीजन्स हैं, उनको गवर्न किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे डेमोक्रेसी होती है, जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। तो डेमोक्रेसी में क्या फ़ीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के फ़ीचर्स यही हैं, यू हैव राइट्स, आपके पास यहाँ पे अधिकार होते हैं, कई प्रकार के अधिकार हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, एंड फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। तो आप जो है डेमोक्रेसी में ये प्रकार के राइट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। और मेन बात क्या है डेमोक्रेसी की? मेन बात डेमोक्रेसी की यही है, जो लेजिटिमेसी डेमोक्रेसी ड्रॉ करती है वो करती है हम ही लोगों से। एट द एंड हम ही लोग लीडर को वोट करते हैं और वो हमारे ऊपर गवर्न करते हैं, ठीक है। तो और टाइप का पॉलिटिकल रिजीम कैसा है? और पॉलिटिकल टाइप का रिजीम है जैसे नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट होता है, वो है अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन नहीं, वो है टोटलिटेरियन, जो अथॉरिटेरियन के भी आगे है। उनका भी जो है एक ऐसा वर्जन है, एडवांस वर्जन है, राइट। टोटलिटेरियन रिजीम जैसे नाजी जर्मनी में हुआ था हिटलर के टाइम पे, तो ये है टोटलिटेरियन। अथॉरिटेरियन में आप कह सकते हैं जैसे चाइना है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे भी सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम एग्जिस्ट करता है। टोटलिटेरियन नहीं, सॉरी, अथॉरिटेरियन, राइट। जहाँ अथॉरिटी से वो आगे बढ़ गया, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों पे सप्रेशन है, लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। वहाँ पे लोगों को हेयर कट भी 20 टाइप के हेयर कट्स है, जो दोज आर इवन डिस्क्राइब्ड कि आदमी कैसे हेयर कट ले सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ लोगों की फ्रीडम का क्या हाल है, राइट। तो ये प्रकार है पॉलिटिकल रिजीम्स। ये क्या है, लोगों को जिस टाइप से लोग जो है रूल हो रहे हैं, जैसे पहले मोनार्की होती थी, राजा लोग रूल करते थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिजीम्स का मतलब ये हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपको पता ही, कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हो गया, जब दो आदमी, दो देश, दो इंडिविजुअल्स जब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। दो जब देश लड़ते हैं तो उसको वॉर बोलते हैं, जब दो आदमी लड़ते हैं तो उसको झगड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ये हो गया सब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिजीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, राइट। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है फॉर टुमारोज एग्ज़ाम, आई विल टेल यू, अब आगे का तो मुझे पता नहीं हाउ मेनी ईयर्स दिस वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब, बट अभी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए आई एम वेरी श्योर जो मैं टॉपिक्स बोलने वाला हूँ, 5-6, आई विल बी टेलिंग यू अराउंड 6 टॉपिक्स। तो 6 टॉपिक्स में से आई हैव 100% कॉन्फिडेंस कि कम से कम 3 टॉपिक्स आएंगे पेपर में। अगर नहीं आए तो आप मेरा नाम बदल देना। तो लेट्स सी कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही है और कितनी गलत। और कल के कल मैं ये वीडियो डालूँगा। आज देख लीजिए, आज है 16 तारीख, तो 17 तारीख को भी मैं वीडियो डालूँगा। एंड लेट्स सी कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही है और कितनी गलत। तो 3 टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होंगे, तो आप ये 3 टॉपिक कर लो, आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो करने जा रहे हैं, अगले टॉपिक की शायद मैं वीडियो ना बताऊं, पर मैं आपको बता देता हूँ, एक टॉपिक की मैं भी बना रहा हूँ। एक टॉपिक है आपका ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ऑलराइट। वन इज ग्लोबल सिविल सोसाइटी, another one is your wait a minute, another one is Gramsci views on hegemony and civil society, और तीसरा है गांधी जी के ऊपर, ठीक है, गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज। और जो गांधी जी वाला चैप्टर है, आप इन 3 में से, मेरा मानना है कि इन 3 में से 1 या 2 ज़रूर रिपीट होगा, ठीक है। बाकी के जो 3-4 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में, राइट। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या होता है, तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं।
मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी। अगर कुछ किसी को समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर कहीं से पढ़ लीजिए, कुछ और अपना लीजिए, राइट। ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात हो रही है। पहली वीडियो किसी ने देखी होगी तो आपको पता है कि मैं कैसे याद करता हूँ। सीधे सीधे जो आपके पॉइंट्स हैं, देखिए ये पेपर जो है MGP 0113 2 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है आपके पास? एक क्वेश्चन के लिए है 24 मिनट। 24 मिनट में कितना लिख सकते हो आप? अब पता नहीं, जो तेज़ लिखते होंगे तो वो कितना लिख सकते हैं, बट जो मैं लिखता हूँ 3-3.5 पेज एट द मोस्ट। तो 3-3.5 पेज में कितने पॉइंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम? जो मतलब आपकी 5, मैं याद करता हूँ, 5 पॉइंट्स और उसके नीचे फिर जो है मतलब 5 मेन पॉइंट्स, उसके नीचे फिर 3-3 जो है सब पॉइंट्स, राइट। तो ये तरीका रहता है याद करने का, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 5 पॉइंट से ज़्यादा याद करना, उसको रिप्रोड्यूस पेपर पे कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, परंतु मैं तो इतना ही करता हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे ग्लोबल सिविल सोसाइटी की। ग्लोबल सिविल सोसाइटी में क्या है, मैं 4 पॉइंट्स है जो इसके मेन 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन्स एंड नोशंस ऑफ सिविल सोसाइटी। दूसरा है मीनिंग ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। थर्ड इज NGO रोल एंड रेलिवेंस। चौथा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो क्या किया जाए? मैं रुकिए, देखिए पहली वीडियो में तो मैं खुद साथ में भी रिवाइज कर रहा था और साथ में वीडियो भी बना रहा था, बट इस वीडियो में आई थिंक आई विल टेक हेल्प ऑफ नोट्स बिकॉज लिटिल फंबल फंबल भी नहीं होता है, बट थोड़ा वीडियो के सामने हो ही जाता है। अदरवाइज आई कुड हैव इवन रिवाइज्ड, पर आपके लिए बीच में कुछ याद करना पड़ता है तो उस चीज़ का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ नोट्स ताकि ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे एंड ईजी टू रिवाइज हो जाए आपके लिए भी, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स ग्लोबल सिविल सोसाइटी के ऊपर क्या है? Origins and notions of civil society. Second, meaning of global society. Third is NGO का role and relevance. चौथा है accountability of civil society organizations. सबसे पहली बात हो रही है origins की। origin कहाँ से हुआ है सिविल सोसाइटी का? तो जो मैंने पॉइंट लिखा है नंबर 1, सिविल सोसाइटी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है। तो इसके ओरिजिन्स की बात हो रही है कि कहाँ से ओरिजिन मतलब बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से ये जो आइडिया है ऑफ दिस सिविल सोसाइटी कहाँ से आया। तो सबसे पहला पॉइंट है एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि कोई नॉनिया एक वर्ड है, आप देख लीजिए कैसे स्पेल करते हैं। मीनिंग अ कम्युनिटी ऑफ फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स, ठीक है। एक बात एरिस्टोटल की याद रखना, ठीक है। कोई नॉनिया है एक मीनिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स, ठीक है। फिर दूसरी बात है 18th सेंचुरी में जो स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी, सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट टू अपोज एब्सोल्यूटिज्म एंड प्रमोट लिबरल वैल्यूज़। अब आप सोचेंगे क्या ये एब्स्ट्रैक्ट किससे आइडियाज़ हैं? तो ये एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, जो बुक में था, बुक की समरी से मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, इसका मैं मतलब थोड़ा सेंस बनती है चीज़ों की, पर थोड़ी बाद में बनती है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ओरिजिन में यही एरिस्टोटल है। दूसरा पॉइंट है 18th सेंचुरी में स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट से सेपरेट हो गया। अब कईयों को स्टेट का पता नहीं होगा स्टेट क्या है, तो स्टेट आप खुद देख लीजिए स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट जो आपको, और मैं थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट शायद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो जो हम लोग होते हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात कही है कई फिलोसफर्स ने। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है? आप जंगल में चले जाओ, वो है स्टेट ऑफ नेचर। जंगल में क्या है? जंगल राज आपने सुना होगा, जंगल राज है द बिगर फिश ईट्स द स्मॉलर फिश, राइट। तो वही है जंगल राज। वहाँ पे ना कोई राइट्स हैं, वहाँ पे ना कोई प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर है। जो जिसने जो चाहा वो कर लिया, ठीक है। किसी का दिमाग ख़राब हुआ, किसी ने दूसरे का सिर फाड़ लिया, कुछ कर लिया, कोई लॉ नहीं है, तो वो है स्टेट ऑफ नेचर। तो कई फिलोसफर्स ने कहा है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो बहुत क्रूअल था, ठीक है। जो वहाँ पे तो आदमी को पावरफुल होना बहुत ज़रूरी था। अगर इंसान पावरफुल नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आज की डेट की तरह थोड़ी है कि पुलिस वाले आके, पुलिस है, देयर इज़ जुडिशरी
टू प्रोटेक्ट यू, और बहुत सारी चीज़ें। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है आज की डेट में, मोरल वैल्यूज़ इम्बाइब की जाती हैं इंसान के अंदर, तो इसीलिए ये इतनी बड़ी दुनिया 8 बिलियन लोगों के साथ आगे चल पा रही है, राइट। स्टेट ऑफ नेचर था तो क्रूअल थे लोग, एक दूसरे को मार भी देते थे, तो उसके बाद कोई उसमें अता पता नहीं था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो लोग थे, लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि किस चीज़ के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया कि हम लोग जिंदा रह पाएँ यार। कोई अब ऐसा थोड़ी है कि सारे लोग पावरफुल हो सकते हैं, तो जो वीक लोग हैं तो वीक लोगों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई और चीज़ है जो उन्हें प्रोटेक्ट करे। तो लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाया कि हम क्या करते हैं, हम एक अपने से ऊपर की चीज़ बनाते हैं। वो बनी क्या, स्टेट। स्टेट के पास क्या है, स्टेट इज़ पावरफुल, स्टेट हैज़ द मीन्स टू इंश्योर जो आपकी स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनकी प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी प्रोटेक्ट हो, इंडिविजुअल की जो है लाइफ प्रोटेक्ट हो, वो सब कुछ जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम सब लोगों ने जो है आपस में कि नहीं यार हमने अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना है, तो किसी एक आदमी को हम जो है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो जो है सारी चीज़ें देखें, ठीक है। तो उस टाइप से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आके फिर स्टेट बनी, राइट। तो इस पॉइंट में क्या बात हो रही है कि 18th सेंचुरी स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी। तो जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट से सेपरेट हो गया, क्यों, टू अपोज एब्सोल्यूटिज्म एंड प्रमोट लिबरल वैल्यूज़। एब्सोल्यूटिज्म आपको पता होगा, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है जहाँ पावर जो है कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो जो सिविल सोसाइटी है वो सेपरेट हो गया स्टेट से 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी से पहले कुछ सिविल सोसाइटी नहीं था, पर 18th सेंचुरी के बाद स्टेट से जब सिविल सोसाइटी सेपरेट हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेट कैसा है, अब स्टेट पे ऊपर आप पढ़ते रहो थ्योरियाँ, बट मैं आपको मैकियावेलियन व्यू बताता हूँ। एक निकोलो मैकियावेली थे, तो वो कहते थे कि मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट पे उनकी थ्योरी है। वो कहते थे कि भाई जो आपका स्टेट है, स्टेट क्या है, मान लो जैसे आपकी पंचायत होती है, पंचायत एक पर्टिकुलर एरिया है जो डिफाइंड है, उसके जो आपके सरपंच है वो मेन है जो आपके डिसीजन मेकिंग करेंगे, और ग्राम सभा में जाके आप लोग जो है अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, पर एट दी एंड जो है आप ही लोगों ने चूज़ किया, तो प्रधान साहब जो है आपके गांव के सरपंच है वो एट दी एंड आपके डिसीजंस लेंगे, राइट। तो वैसी ही बात यहाँ पे है, उसकी हो रही है, क्या बोलते हैं, निकोलो मैकियावेली की हो रही है मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट में। निकोलो मैकियावेली क्या कहते हैं कि ये थोड़ा मैं समझाने के चक्कर में थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, अदरवाइज आई कुड हैव मेड इट शॉर्ट, बट थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है आप लोगों को। तो मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है निकोलो मैकियावेली की, उसमें कहते हैं कि जो आपका जो स्टेट है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पंचायत का, कि भाई उसको बचाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, कोई और बाहर से फॉरेन इन्वेजन ना हो जाए, उसके लोगों को कोई हार्म ना करे, तो उसको बचाने के लिए सब कुछ लेजिटिमेट है, यानी कि कुछ भी करना लेजिटिमेट है, सही है निकोलो मैकियावेली की आंखों में। अगर लोगों को कुछ सप्रेस भी करना पड़े, मान लो कोई लोग अपने राइट्स के लिए कुछ भी रिवोल्ट कर रहे हैं, कुछ बात कहना चाह रहे हैं और रूलर को वो पसंद नहीं है, तो वो उनके मुंह बंद कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ सिक्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और किंगडम, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि भाई नॉन वायलेंट माध्यम से आप ऐसे सिक्योर नहीं कर सकते स्टेट को। तो ये कहानी है स्टेट की। फिर यही बात है, तो सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी स्टेट से अलग बनी एब्सोल्यूटिज्म और लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इम्यूनल कांत का विजन। इम्यूनल कांत जी का क्या विजन था, ये इंस्पायर हुए थे फिलोसफर्स ही हैं ये भी। सबसे पहला इम्यूनल कांत, अब थर्ड पॉइंट है ये, राइट। मैं ढंग से बताता हूँ, पहला एरिस्टोटल था, दूसरा 18th सेंचुरी स्टेट वर्सेस सिविल सोसाइटी, थर्ड इज इम्यूनल कांत का विजन। क्या विजन है ये, ठीक है। इम्यूनल कांत पे, इम्यूनल कांत जी का फर्स्ट पॉइंट, इंस्पायर हुए हैं किन से, मोंटेस्क, बेंथम एंड रोशो, ये सारे आपके पॉलिटिकल फिलोसफी के फिलोसफर्स कह रहे हैं परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस का क्या मतलब है, परपेचुअल पीस की पीस रहे, आराम से लोग शांतिमय जीवन काट सके, तो कैसे रहेगा, सबसे पहले कैसे रहेगा, रूल ऑफ लॉ, सिविल राइट और एजुकेटेड और एनलाइटन सिटीजन्स जब होंगे तभी जो है परपेचुअल पीस रह सकता है, राइट। ये कहानी है। और ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास जो है रीज़न होता है, तो जो कि एसेंशियल होता है फॉर मॉरल प्रोग्रेस। अब मुझे पता नहीं है
कि कितना ये वीडियो आप लोगों के काम की होने वाली है, कितनी नहीं, बट आई थिंक जो स्लाइड्स वाली वीडियो होती है वो भी शायद इट वुड बी हेल्पफुल, बट इतने इतने कम टाइम में वो स्लाइड्स बनाना एंड ऑल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर किसी के काम में आ जाए। यहाँ देखिए, हाँ ठीक है। अब बात हम करते हैं दूसरे पॉइंट पे, मीनिंग ऑफ ग्लोबल। लेट मी ड्रिंक सम वाटर प्लीज। दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटी की, मीनिंग ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, मीनिंग ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। तो वो मीनिंग ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो मैंने सिविल सोसाइटी का मीनिंग तो आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट है मीनिंग का, ठीक है, ग्लोबल सोसाइटी का क्या मीनिंग है। तो ग्लोबल सोसाइटी में जो आपके पॉइंट्स हैं, अगेन 3 पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, बट दोबारा से। नंबर पहला है जॉन कीन, जो कि क्या डेफिनेशन दे रहे हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी की, कह रहे हैं स्पेस फॉर सिविक एंगेजमेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स वर्क ऑन ग्लोबल इशूज़। सिविक, वही बोला ना मैं, सिविलियंस। ये सिविल सोसाइटी क्या है, ये स्पेस है एंगेजमेंट के लिए, जहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में आ सके। आपस में क्यों आना है लोगों को वो स्टेट ऑफ नेचर वाली मैं पहले आपको बात बता रहा था ना, कि लोग जंगल में क्यों इकट्ठे हुए। जंगल में लोग इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि एक दूसरे के लिए कॉपरेट करने के लिए, ताकि लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो, अब इंसान है, इंसान, हर इंसान का सेम ही इशू है पूरी धरती पे, राइट। आपको पता ही है कि जो इंसान है, इंसानों के इशू अलग थोड़ी है। मैं अगर हूँ और कोई दूसरा इंसान है, उन सबको सेम ही चीज़ चाहिए। बायोलॉजिकल नीड्स तो हम सबकी सेम है। सबको वी नीड एयर, वाटर, फूड, वी नीड शेल्टर्स एंड वी नीड स्लीप टू सर्वाइव। तो ये सबकी नीड सेम है, तो यही बात है। तो जब सबकी नीड सेम है तो सबके इश्यूज़ भी कई बार जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं, तभी तो लीडर्स जो हैं आपको मेजॉरिटी इश्यूज़ पे जो है वो आपको मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, की ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो मेन है, कौन सी है। एक तो है ग्रीन पीस, एक है कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, एक है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे हम किसके अंडर, मीनिंग ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, लोकल वर्सेस ग्लोबल सिविल सोसाइटी। लोकल और ग्लोबल में क्या अंतर है, तो मैंने आपको पहले ही बताया लोकल और ग्लोबल में क्या अंतर है। इनके सबसे पहले तो स्कोप पे, जो लोकल है वो आपका नेशनल इश्यूज़ पे, और जो आपका ग्लोबल है वो ट्रांसनेशनल इश्यूज़ पे काम करते हैं। जो लोकल है उनका फोकस गवर्नेंस पे रहता है, और जो ग्लोबल है उनका गवर्नेंस मतलब देश के जो इशू है, और ग्लोबल पे जिनका आपका जैसे क्लाइमेट है, जो पूरे दुनिया पे जो जिन चीज़ों का असर पड़ रहा है उन चीज़ों पे बात करते हैं। और कौन है इसको, एक्टर्स कौन है इसके अंदर जो ये काम करते हैं ग्लोबल और इसमें ग्लोबल और लोकल सिविल सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे SHGs और NGOs हैं लोकल में। SHGs आपको पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और ग्लोबल लेवल पे कौन है, INGOs, इंटरनेशनल NGO, ठीक है। ये कहानी है। 2 पॉइंट ये होगी क्लियर। थर्ड पॉइंट बात करेंगे, ये आप देख लीजिए, इसके नोट्स वैसे तो समझ आएगा नहीं, मेरी राइटिंग तो दिखाना किसी मतलब का नहीं है। थर्ड बात हम करेंगे NGO के रोल एंड रेलिवेंस की। NGO का रोल एंड रेलिवेंस, ठीक है जी। NGO मैंने बताया ही, NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NGO जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या मतलब हुआ NGO का, क्या काम होता है NGO, तो मैं आपको बताता हूँ NGO के क्या काम होते हैं। चलो हवा में क्या बात करनी, जो मैंने लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। NGO सबसे पहले तो बात है की कंपोनेंट्स। इसमें लिखा है की कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी emerged prominently in 1970।
नंबर पहला पॉइंट एनजीओ में की कंपोनेंट है ग्लोबल क्या, सिविल सोसाइटी का भी। अब मैंने बोला ना कि सिविल सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आती है। सिविल सोसाइटी में नॉन गवर्नमेंट नॉन बिजनेस, तो क्या बच गया नॉन गवर्नमेंट में, तो यही है सबसे पहले एनजीओ ही है। तो एनजीओ क्या है, ये गवर्नमेंट भी नहीं है ना, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंडर भी नहीं आता ना गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये बहुत की कंपोनेंट है इसका सिविल सोसाइटी के अंडर एनजीओ, राइट, विच एमर्ज्ड प्रोमिनेंटली इन 1970s। 1970 के बाद जो है प्रोमिनेंटली जो है एनजीओज एमर्ज होना शुरू हुए और इनकी तादाद डे बाई डे बढ़ती रही। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टाइप्स, किस टाइप की एनजीओज हैं, कितने टाइप की एनजीओज हैं, 3 टाइप लिखे हैं। नंबर 1 वेलफेयर फोकस्ड, नंबर 2 सोशल मूवमेंट्स, थर्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, इनकी रोल क्या है एनजीओज का। एक इनका नया रोल जो है, पुराने रोल पे बात नहीं हो रही, नया रोल, न्यू रोल। इनका नया रोल है, दे आर पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट, एक। दूसरा, ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है, जो ये नोट्स हैं दीज आर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। कुछ ऐसा नहीं है कि बुक से अलग है। अगर मैं अपने आप को नोट्स बताना चाहूँ तो मैं इस पर शायद बहुत बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट उसकी रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि एट दी एंड जो बुक में लिखा है उसका अगर आप एक आधा पॉइंट वहाँ पे लिख के आए पेपर में, तो एग्जामिनर भी खुश, नंबर भी आ जाएंगे और आप भी खुश। तो इसीलिए जो बुक में लिखा है उसी के नोट्स हैं, स्टे अश्योर्ड। एक आधा पॉइंट भी आप लिख के आएंगे तो आई थिंक 10 में से आपको 6-7 नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 4 पॉइंट में से आगे उनको इलेबोरेट करके, ऑब्वियसली आपको 6-7 नंबर के लिए आपको एटलीस्ट 3 पेज लिखना ज़रूरी है, तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। चौथा पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी हैज़ बिकम अकाउंटेबिलिटी। चौथा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी पता होगा आपको, अकाउंटेबल, लेजिटिमेट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, राइट, जहाँ पे आपकी जवाबदेही बने। अकाउंटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एनजीओज़ के नाम सुने होंगे, आजकल ज़्यादातर स्कैंडल्स में ही आते हैं कि उन्होंने पैसा एनजीओ के थ्रू डलवा दिया, कोई ट्रस्ट में डलवा रहा है, कोई एनजीओ में डलवा रहा है। तो इनके जो स्कैंडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, राइट। आपने न्यूज़ में अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता ही है एनजीओज़ के थ्रू कितने ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं। कोई ट्रस्ट में डाल देते हैं पैसे, एनजीओ के थ्रू कहीं से कहीं पैसा जो है, मनी जो है ब्लैक टू वाइट हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज जो है इस वजह से जो है सिविल सोसाइटी का जो मेन पार्ट है एनजीओ, उनके ऊपर भी जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है थोड़ा इनको इसमें बेटरमेंट करने की ज़रूरत है। जो मैंने लिखा है वो लिखा है, नंबर पहला डेमोक्रेटिक डेफिसिट, मनी एंड पावर, मनी और पावर इन पॉलिटिक्स, वो ये डेमोक्रेसी की डेफिसिट है इन पॉलिटिक्स। सेकंड इज लेजिटिमेसी क्राइसिस, वही जो मैंने आपको कहा कि लेजिटिमेसी की क्राइसिस हैं, स्कैंडल्स हैं हो रहे हैं एनजीओज़ के अंदर, इसलिए इनका जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी फिर माफ़ी। थैंक यू, साइनिंग आउट, पारस नामटा।